तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम केवल 52% नहीं देंगे, क्योंकि आज उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 60% है। जो 52% का जो क्राइटेरिया है, जो फिगर है, वो 1931 के सेंसस का है। 1931 के बाद आज 90 साल हो गए हैं, और 90 साल में जो हमारे लोग हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज के, उनको कोई हक अधिकार भी नहीं मिले, और उनमें पढ़ाई लिखाई भी कंपैरेटिवली उतनी नहीं है। लेकिन वो जो 15% वाले उस जमाने में लोग थे, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं है। हमारे फैमिली में 8 बच्चे होंगे तो उनके यहाँ 1 बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे। तो हमारे जो बैकवर्ड क्लास के भाई हैं, उनकी 60% पॉपुलेशन होगी, हम उनको 60% प्रतिनिधित्व देंगे। 52% लोगों को 27% आरक्षण मिला, और वो 27% भी 50% प्रदेशों में नहीं मिला। कहीं 12% मिला, कहीं 14% मिला, मतलब 27% नहीं मिला। उनकी पॉपुलेशन 52% है, लेकिन आरक्षण उनको उसका आधा मिला। और उन्होंने क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट लगाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं किया कि क्रीमी लेयर के आधार पे जो वो बैकवर्ड क्लास की जातियां, जो उनके बच्चे हैं, जिनको क्रीमी लेयर के आधार पे आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो क्या अनरिजर्व कैटेगरी में कितने % आपने उनको लिया? ये जो विचार है, इसको हमारे समाज को सोचना होगा। तो हमारा समाज, उसमें बहुत ज्यादा गैर बराबरी है, और वो गैर बराबरी जो है, उसी के बेसिस पे वो बैकवर्ड क्लासेज में डिवीजन करते हैं। बैकवर्ड क्लासेज में डिवीजन करके वो कहते हैं कि फला जाति तुम्हारा आरक्षण खा गई। 52% लोगों को 27% आरक्षण मिला, और वो 27% भी 50% प्रदेशों में नहीं मिला। कहीं 12% मिला, कहीं 14% मिला, मतलब 27% नहीं मिला। उनकी पॉपुलेशन 52% है, लेकिन आरक्षण उनको उसका आधा मिला। और उन्होंने क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट लगाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं किया कि क्रीमी लेयर के आधार पे जो वो बैकवर्ड क्लास की जातियां, जो उनके बच्चे हैं, जिनको क्रीमी लेयर के आधार पे आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो क्या अनरिजर्व कैटेगरी में कितने % आपने उनको लिया? ये जो विचार है, इसको हमारे समाज को सोचना होगा। अगर हमारा समाज इसके बारे में सोचेगा, तभी वो इसके बारे में कुछ विचार कर पाएगा, और वो विचार पॉलिटिकल सिस्टम में मतदान के जरिए राजनीतिक बदलाव की तरफ हमें ले जाएगा। और ऐसा राजनीतिक बदलाव आएगा तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम केवल 52% नहीं देंगे, क्योंकि आज उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 60% है। जो 52% का जो क्राइटेरिया है, जो फिगर है, वो 1931 के सेंसस का है। 1931 के बाद आज 90 साल हो गए हैं, और 90 साल में जो हमारे लोग हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज के, उनको कोई हक अधिकार भी नहीं मिले, और उनमें पढ़ाई लिखाई भी कंपैरेटिवली उतनी नहीं है। लेकिन वो जो 15% वाले उस जमाने में लोग थे, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं है। हमारे फैमिली में 8 बच्चे होंगे तो उनके यहाँ 1 बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे। तो हमारे जो बैकवर्ड क्लास के भाई हैं, उनकी 60% पॉपुलेशन होगी, हम उनको 60% प्रतिनिधित्व देंगे। अगर हम समाज में, हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(4)(a), वो जो वर्ड यूज करता है वो एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन का वर्ड यूज करता है। एडेक्वेट का मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व। अगर हम 50% हैं, तो अगर आप हमें 40% दे रहे हैं, तो वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। पर्याप्त प्रतिनिधित्व वही होगा
जो कम से कम जितनी हमारी पॉपुलेशन है उतना हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अभी उन्होंने 2 दिन में इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की। कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट एक्ट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट एक्ट जो उन्होंने किया, जो इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण का है, और ये उनको मिलेगा जिनको मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के आदमियों को ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये स्पेसिफिक उस प्रोविजन में लिखा है। और उसमें अगर 8 लाख सालाना इनकम वाली फैमिली है उसको वो मिलेगा। अगर कोई फैमिली 65,000 70,000 रुपए मंथली इनकम है जिस फैमिली की, उसको किसी भी आधार पे आप आर्थिक कमजोर नहीं कह सकते। तो ये जो एस्पेक्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट में हमारी पार्टी ने चैलेंज किया और हमने इसमें आर्ग्यूमेंट किया हुआ है। कोई 5 महीने से उसमें जजमेंट रिजर्व है कि वो लार्जर बेंच को जाएगा कि नहीं जाएगा और उसमें स्टे होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मंडल का जो जजमेंट हुआ था, मंडल के जजमेंट में स्पेसिफिक क्वेश्चन था, क्योंकि उस समय कांग्रेस की जो सरकार थी उसने 10% इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की थी और उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और यह भी होल्ड किया कि केवल इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अगर इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, ये नो जज का व्यू है, तो सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन ही उसमें स्टे कर देना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के प्रेशर में काम कर रहा है, ऐसा हम एनालाइज कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के जजमेंट से भी रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि उत्तराखंड के जजमेंट में जो कर्नाटक का जजमेंट है उसको ध्यान में नहीं रखा गया। कर्नाटक के जजमेंट में जो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट मैंने जो मंडल का जो जजमेंट बताया उसका रेफरेंस दिया, उसको स्पेसिफिकली कर्नाटक के केस में रिलाई किया गया। बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से वो जजमेंट है, 2019 में 10 मई को डिसाइड हुआ। तो ये इसका एक पहलू है। और इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि वो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है उसको सरकार को डिस्क्रिशन के तौर पे देना चाहते हैं। जो मंडल का जजमेंट है उसका डिसेंटिंग जजमेंट है, जस्टिस टी के थॉमन एक जज थे, उन्होंने कहा था कि ये डिस्क्रिशन है, लेकिन उसको प्रिंसिपल बनाया जा सकता है। वकील के नाते मैं ये नहीं मानता हूं कि उसको प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके लिए 11 जज की बेंच वो डिसाइड करे। वो कोई 2 जज या 5 जज उसको प्रिंसिपल नहीं बना सकते। अगर 2 या 5 जज उसको प्रिंसिपल बनाते हैं तो वो गैर संवैधानिक है। और इसलिए हमारी जो पार्टी है वो इसको फंडामेंटल राइट के चैप्टर में होने की वजह से ये मानती है कि ये फंडामेंटल राइट है। और हम केवल आपको ये नहीं बता रहे, ये हम सुप्रीम कोर्ट को भी बराबर हर केस में बताते हैं। और हमारी वजह से जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता जो 5 जजों की जजमेंट है वो आई और उससे समस्या का समाधान होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो बीके पवित्रा का जजमेंट आया उसने फर्दर क्लैरिफाई किया, जिसके बाद कोई इश्यू नहीं बचता था। तो इस वजह से जो बीजेपी की सरकार है उसने स्टैंड लिया कि हम उत्तराखंड में रिजर्वेशन नहीं लेंगे, नहीं देंगे, और इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। 2011 में हिमाचल प्रदेश के केस में हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीते और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन प्रमोशन दो। उसके बाद हमने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली, हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉइज के बिहाफ पे हम लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि ये डिस्क्रिशन है और हम रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं देना चाहते। तो इसलिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। और इसलिए जो हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो एक अल्टरनेटिव पार्टी डेवलप हो रही है, मैं ऐसा मानता हूं
कि मूल निवासी बहुजन समाज को इसके पीछे खड़ा होना चाहिए, ताकि जो उनके हक अधिकार हैं वो सुरक्षित और उनको हम दिला सकें। अगर हक अधिकार मिलेंगे तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अभी हमारा समय बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बोलना है और प्रोफेसर यादव साहब भी आगे हैं, तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। और मैं ये मानता हूं कि हमारे जो अनपढ़ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा समझौता करते हैं। नौकरी वाले केस नहीं डालते, मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है इसको बदलना पड़ेगा। जब तक हम इस तरह की मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक हम समाज में कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए हमारा जो अनपढ़ आदमी है उस तक ये विचार जाना चाहिए, ताकि उसके समझ में आए कि हमारे हक अधिकार जो है उनका हनन किस तरह से हो रहा है। अगर हमारा अनपढ़ आदमी ये समझेगा तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग जो है उनको भी मजबूर होना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हक अधिकार ऐसे मिलने वाले नहीं है। अगर हम अपने लोगों को संगठित करके उनको उनमें एक विचार नहीं पैदा कर पाएंगे, उस विचार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक हमें ये अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो आम आदमी है उससे ये अपील करता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ खड़ा हो और ये जो मूवमेंट है, जो सोशल मूवमेंट है, जिसको पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो मूवमेंट है ये हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसकी दशा और दिशा दोनों को बदलने में कामयाब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।